हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल और क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एलटी मेंस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जिस प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं वो प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, या अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब आप मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो मौलिक अधिकार में आपको 6 अधिकार बताया गया है। उसमें से 6वां अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन कहां है? अनुच्छेद 32 में है। और इस अनुच्छेद 32 का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यह अनुच्छेद 32 ना हो तो आपको अन्य जितने 5 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उन अधिकारों को कानूनी बाध्यता, उन अधिकारों की रक्षा करने का काम यह अनुच्छेद 32 ही करता है। यही वो अनुच्छेद है जो आपको अधिकार देता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का जो 5 पहले बताए गए थे, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, यदि इन अधिकारों का कोई आपके उल्लंघन करता है, कोई व्यक्ति करता है, संस्था करती है, सरकार करती है, तो आप उसके लिए जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये अनुच्छेद 32 है, और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा। तो प्रश्न यही है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 32 को वास्तव में संविधान का हृदय या आत्मा क्यों कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम आप डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग फ्रेंड्स कंप्यूटर स्क्रीन पे चले। उसके पहले आपको एक जरूरी चीज़ बता दें कि हम जो है आपको एलटी मेंस के एग्जाम में किस तरह से उत्तर लिखना है, इसकी तैयारी कराने का जो है एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम जो है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है चुन करके लाते हैं, उसके उत्तर को लिख करके आपको बताते हैं कि कैसे जो है शब्द सीमा के अंदर जो है, समय सीमा के अंदर जो है हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसको बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आप देखिए कि उत्तर किस ढंग से लिखा जाएगा, किस तरह से बहुत विस्तार में न जाते हुए कम शब्दों में हमें अधिक से अधिक बात कहना है, ताकि समय भी हमारा बचे, समय सीमा के अंदर प्रश्न भी पूरा हो जाए, शब्द सीमा के अंदर प्रश्न पूरा हो जाए। तो आजकल जो ये मेंस के क्लासेज आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो इसी दिशा में एक प्रयास है। इसके माध्यम से आपको बताने का और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं इसमें पूरे टॉपिक को कवर तो नहीं कर पाऊंगा इतनी जल्दी, लेकिन हाँ कि आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन हम आपको 10-15 क्लास 20 क्लास जितना भी ले सके हम उतना ले करके आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। हाँ, एक जरूरी चीज़ ये है कि यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन का उत्तर हम बताएं आपको, तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हम उस प्रश्न का उत्तर आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसी पर जो है, जो प्रश्न आप भेजेंगे उसी पर ही हम वीडियो लेकर आएंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे और अच्छा उत्तर लिखने की तकनीक भी आपको बता देंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पर जो है वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपको दिया जाए, तो आप अपने प्रश्न हमको भेज सकते हैं, हम उसी प्रश्न पर वीडियो बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं कि आखिर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, एलटी मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग टेक्निक दीर्घ उत्तरी का प्रश्न आज भी लिया गया है, जिसके लिए कुल निर्धारित अंक है 12। समय 9 मिनट ही रखा गया है, यानी 9 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है और इसके लिए अधिकतम शब्द सीमा है 200। प्रश्न आज का लिया गया है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है। बहुत ही विचारात्मक प्रश्न है फ्रेंड्स, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है उसको जो है संविधान की आत्मा कहा था। तो इसी को, उनके स्टेटमेंट को ही प्रश्न बना दिया गया है कि आखिर जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। तो छोटी सी भूमिका से हम लोग स्टार्ट करेंगे। भूमिका है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनुच्छेद 32 का विशेष महत्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब हम भूमिका लिखने के बाद आते हैं मेन प्रश्न पर कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा, या अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहने का क्या कारण है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कारण में लिखा है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ लिखा है कि अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो अनुच्छेद 32 उसको यह अधिकार देता है कि वह व्यक्ति जो है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में ले जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि यह अधिकार जो है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो है उसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार देता है। ठीक है, दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि जो यह अनुच्छेद 32 है यह जो है एक मौलिक अधिकार भी है। आपको 6 मौलिक अधिकार बताया गया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, और 6वां जो अधिकार बताया गया था वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 स्वयं जो है एक तरह से एक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि कोई हमारा अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसका उपचार किस तरह से किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 32 जो है इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान की आत्मा है, क्योंकि यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है और यह अन्य अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसी अधिकार के तहत जो है हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 तरह के रिट जारी करता है: हैबियस कार्पस, मैंडेमस, सर्टोरिस, प्रोहिबिशन और क्वारंटो, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इस तरह के 5 रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की हमारे जो है सर्वोच्च न्यायालय रक्षा करता है। और वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के ही तहत करता है। यानी अनुच्छेद 32 बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के तहत जो है हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यह हमारा एक तरह से मौलिक अधिकार भी है और इसी एक अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, अगला है कि न्यायिक सक्रियता का आधार। फ्रेंड्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 32 जो है वो न्यायिक सक्रियता का आधार भी है। अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, परंतु व्यवहार में समाज के जो गरीब, अशिक्षित और कमज़ोर वर्ग हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं न्यायालय नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए न्यायपालिका ने जनहित याचिका की अवधारणा विकसित की है, जिसको कि हम लोग PIL कहते हैं, जो कि न्यायिक सक्रियता का प्रमुख आधार है। और न्यायिक सक्रियता का जो आधार है वो अनुच्छेद 32 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर न्यायिक सक्रियता क्या है। तो न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य होता है फ्रेंड्स कि न्यायपालिका जो है अपने अधिकारों का सक्रिय रूप से उपयोग करते हुए सरकार यानी कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा करे, जनता के अधिकारों की रक्षा करे। इसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियता। यानी कि जब कोर्ट खुद आगे बढ़कर जनता के अधिकारों की रक्षा करता है तो उसी को कहते हैं हम न्यायिक सक्रियता। और ये जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट जो है गरीब और कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने का कार्य, उनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। समानता फ्रेंड्स, न्यायालय में वही व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है जिसका अधिकार प्रभावित हुआ हो, परंतु जनहित याचिका जो है इस सिद्धांत को और विस्तार रूप देती है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक या संस्था जो है जनहित में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इस व्यवस्था के कारण वे लोग जो गरीब, शिक्षा या सामाजिक कमजोरी के कारण स्वयं न्यायालय नहीं पहुंच पाते, उन्हें भी न्याय मिलना संभव हो जाता है। और इसी व्यवस्था के माध्यम से बंधुआ मजदूर, जेलबंदी, पर्यावरण पीड़ित एवं अन्य वंचित वर्गों को भी न्याय प्राप्त हुआ है। इस तरह से जो है अनुच्छेद 32 जो है वो न्यायिक सक्रियता का आधार है और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से समाज के गरीब, वंचित वर्गों को उनके अधिकार और उनके लिए न्याय उपलब्ध हो पाते हैं। तो ये जो है न्यायिक सक्रियता का आधार है, इसलिए अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके अलावा राज्य पर नियंत्रण, तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से राज्य पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है। कार्यपालिका की शक्ति पर भी, विधायिका की शक्ति पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है। कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकती है, विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
तो यह कहीं ना कहीं राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास जो है अनुच्छेद 32 करता है। तो वही यहाँ लिखा है कि राज्य पर नियंत्रण यह कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। अगर कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश पारित कर दे या विधायिका कोई ऐसा कानून पारित कर दे जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे आदेश को या ऐसे कानून को निरस्त कर सकता है, उस सीमा तक निरस्त कर सकता है जहां तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब कारणों के कारण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के कारण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होने के कारण, रिट जारी करने की शक्ति देने के कारण, न्यायिक सक्रियता के आधार होने के कारण, राज्यों पर नियंत्रण रखने के कारण जो है इस अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब हम निष्कर्ष की तरफ आएंगे और निष्कर्ष में देखेंगे फ्रेंड्स कि अतः अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। यही कारण है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना अधिकार केवल कागजी बन के रह जाते हैं। अगर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए, या अनुच्छेद 32 मतलब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, हमारा 6वां मौलिक अधिकार, इसको निकाल दिया जाए, तो अन्य जितने अधिकार हैं वो केवल कागज पे बन के रह जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके उल्लंघन पर दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और जब तक दंड का भय नहीं होगा तब तक अधिकारों का आपका संरक्षण नहीं होगा। इसीलिए लिखा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। यही कारण है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना अधिकार केवल कागजी बनकर रह जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से एक संतुलित निष्कर्ष निकाल करके हमने इस क्वेश्चन को समाप्त किया। एक बार पूरे क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है। तो भूमिका है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनुच्छेद 32 का विशेष महत्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब इसका कारण है कि पहला कारण कि संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं अनुच्छेद 32 को, तो इसमें लिखा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है और इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 एक स्वयं मौलिक अधिकार है जो अन्य अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। तीसरा है रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। हैबियस कॉर्पस, मंडपल, सर्टोरी, प्रोहिबिशन और क्वारंटो जैसी रिट जारी कर सकता है, जिससे मौलिक अधिकारों की व्यक्ति की रक्षा होती है। चौथा है न्यायिक सक्रियता का आधार। अनुच्छेद 32 जो है जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता का आधार भी है। इसके माध्यम से गरीब एवं कमजोर वर्ग के न्याय प्राप्त कर पाते हैं। और पांचवा है राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 32 जो है वो कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी पर प्रभावी अंकुश भी लगाता है। इसके बाद निष्कर्ष है कि अतः अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। यही कारण है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना अधिकार केवल कागजी बनकर के रह जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। इसको 200 शब्दों में लिखने का प्रभावी ढंग से प्रयास किया गया है। इससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं, या इसमें कुछ और आप एडिट करना चाहें तो अगर आपको लगता है कि ये एडिट करने से क्वेश्चन और खूबसूरत हो जाएगा तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारे तरफ से लिखने का प्रयास किया गया है। जरूर नहीं कि आप यही लिखें, आप इससे अच्छा भी अगर सोच सकते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप फ्रेंड्स, देखिए जो ये कारण जहाँ दिया है, इस कारण के नीचे आप एक डायग्राम बनाने के बाद तब ये पॉइंट को शुरू कर सकते हैं। जो कारण लिखा है, कारण के नीचे एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हैं, उसमें बीच में कारण लिख करके चारों तरफ जो है 5 पॉइंट लिख दीजिए। इसके बाद जो है आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट आप लिख दीजिएगा। तो कैसे डायग्राम बनेगा, देखिए आप नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह का डायग्राम बना करके आप ये कारण लिखने के बाद इसके नीचे ही डायग्राम बनाइएगा, इसके बाद तब इसको लिखिएगा आप। ठीक है, देखिए आप इस तरह से डायग्राम चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखिए ये डायग्राम पूरा है, इस तरह का डायग्राम आप चाहें तो इसको आप बना सकते हैं। कारण लिख दीजिए, इसके बाद मौलिक अधिकारों का संरक्षण पहला पॉइंट, रिट जारी करने की शक्ति दूसरा पॉइंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तीसरा पॉइंट, न्यायिक सक्रियता का आधार चौथा पॉइंट और राज्य पर नियंत्रण 5वां पॉइंट। इस तरह से आप जो है कारण के नीचे जो है इस डायग्राम को बना करके तब जो है आप आ जाइएगा पॉइंट पे। पहला पॉइंट डालिएगा ये वाला, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, तो आपका प्रश्न थोड़ा और खूबसूरत लगने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्रेंड्स यह क्लास यहीं समाप्त होता है। अब मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपको जो कुछ बताने और समझाने का प्रयास किया गया है
वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए।